और यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी के प्रीवियसली सीएचओ एंड स्टाफ नर्स में आए हुए क्वेश्चन। तो जिनका भी कल दैट मीन्स 27 जून को एमपी सीएचओ का पेपर है, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं अलग से व्हाट्सएप में कि पढ़ा सब है लेकिन भूल रहे हैं, डर लग रहा है। ये सब आप कुछ भी ना सोचें, बढ़िया आज रात में स्ट्रेस फ्री होके सोएं, सुबह अपना एग्ज़ाम देने जाएं। क्योंकि कल आई थिंक 3 शिफ्ट में पेपर होने वाला है, 3 अलग अलग शिफ्टों में पेपर होगा। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पर मिडवाइफरी के क्वेश्चन हम यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपके कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन है जो सॉल्व हो जाए। एटलीस्ट यहाँ पर 50 to 60 क्वेश्चन है जो आपके सॉल्व हो जाएंगे विद इन 30 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे आपका भी टाइम बचेगा क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है। तो इसके पहले जो हमने सिलेबस रिवाइज कर चुके हैं ऑलरेडी एमपी सीएचओ का, ये क्वेश्चन यूपी सीएचओ के लिए भी हेल्पफुल है। प्रीवियस जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वो यूपी सीएचओ के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन कुछ 1 लाइनर हैं, कुछ एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ड्रग इज यूज्ड टू मैनेज द प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर को मैनेज करने के लिए यदि बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हुई है, यदि उस टाइम पर लेबर पेन आते हैं या फिर प्री टर्म लेबर की कंडीशन होती है, तो उसको कौन सी मेडिसिन दे के थोड़ा बहुत पोस्टपोन और डिले हम कर सकते हैं। ऑप्शन में हिस्टामिन, मैग्नीशियम सल्फेट, टोकोलाइटिक्स या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो प्री टर्म लेबर को मैनेज करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस रखी जाती है वो होते हैं टोकोलाइटिक्स एजेंट। टोकोलाइटिक्स एजेंट होते हैं, जो भी टोकोलाइटिक्स मेडिकेशन होती हैं ये प्रीमेच्योर लेबर को सप्रेस करती हैं। कैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, उन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करती हैं, स्टॉप करने की कोशिश करती हैं, डिक्रीज करने की कोशिश करती हैं, जिससे जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ना आए प्रीमेच्योर लेबर को सप्रेस किया जा सके। तो ये काम कौन करता है, टोकोलाइटिक्स ड्रग। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या होगा, सी टोकोलाइटिक्स। जिससे यदि आपने थोड़ा बहुत भी पोस्टपोन कर दिया या फिर कोशिश की अपनी तरफ से कि जो प्री टर्म लेबर हो रहा है, कंडीशन हो रही है, उसको ट्रीट किया जाए, तो जो बेबी के लंग्स की मैच्योरिटी टाइम के साथ थोड़ी और बढ़ जाएगी, इससे उसके सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए टोकोलाइटिक्स एजेंट देके प्रीमेच्योर लेबर को सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स इन मदर्स कॉजेज। तो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स मदर में क्या कॉज करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स क्या करेंगे, मदर्स में ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है किस हार्मोन के द्वारा होता है प्रोलैक्टिन के द्वारा। यदि लेट डाउन रिफ्लेक्स आता है, फिर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स आता है, तब हम कहेंगे ऑक्सीटोसिन। बट यहाँ पर है प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स, तो क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। यदि लेट डाउन रिफ्लेक्स आता है दैट मीन्स ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स है या फिर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स है। तो किसके द्वारा होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा। बट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स किस हार्मोन के द्वारा होगा, वो होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर रूमिंग इन प्रैक्टिस मीन्स कीपिंग मदर एंड इन्फेंट टुगेदर। तो रूमिंग इन प्रैक्टिस है जो करवाई जाती है मदर और बेबी को 24 आवर अ डे। अकॉर्डिंग टू बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव ने है जो ये प्रैक्टिस में लाया था रूमिंग इन की प्रैक्टिस, जिससे मदर और बेबी के बीच का जो बॉन्ड अच्छा हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहे, मदर भी टेंशन फ्री रहे एंड बेबी को हाइपोथर्मिया और अलग किसी टाइप के इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। तो रूमिंग इन प्रैक्टिस है जो बेस्ट है। नेक्स्ट जब रूमिंग इन पढ़ रहे हैं तो आपको कंगारू मदर केयर भी पढ़ लेना है कि किन बेबीज को दी जाती है, क्यों दी जाती है और कौन इसको दे सकता है, और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है। तो कंगारू मदर केयर के 5 से 6 पॉइंट्स आपको अपने क्लियर रखना है, एग्जाम में आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट, रेबीज इज कॉज्ड बाय विच वायरस। तो रेबीज किस वायरस के द्वारा होता है, तो रेबीज होता है लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट के द्वारा। किसके द्वारा, लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चिकनगुनिया स्पीसीज इज बिलोंग्स टू विच फैमिली। चिकनगुनिया स्पीसीज किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है टोगोब्रेडा फैमिली से। जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियसली रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखना। तो चिकनगुनिया में क्या होता है, जॉइंट्स में पेन, आइज में पेन होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम है, आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चिकनगुनिया का जो वायरस है किस फैमिली से बिलोंग करता है, टोगोब्रेडा फैमिली से।
नेक्स्ट इनक्यूबेटरी कैरियर, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इनक्यूबेटरी कैरियर, कन्वर्जेंट कैरियर और हेल्दी कैरियर। तो इनक्यूबेटरी कैरियर का मतलब है आर दोज हु कैन ट्रांसमिट द एजेंट ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड बिफोर क्लिनिकल इलनेस बिगन्स। तो इनक्यूबेटरी आपको टर्म समझ में आता है, इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम के जो इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है आपका, इंक्यूबेशन पीरियड कब का कहलाता है, जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्टिव एजेंट एंटर होने के बाद अपने फर्स्ट साइन सिम्टम शो कर रहा है, तो वो क्या पीरियड होगा, इंक्यूबेशन पीरियड। वो इंक्यूबेटरी करियर्स इस तरीके से हम इसको कहेंगे कि कोई भी एजेंट है जो हमारी बॉडी में इन्फेक्टिव एजेंट एंटर हो गया है, बट वो जब इंक्यूबेशन पीरियड में अपने साइन सिम्टम शो कर रहा है, उसी टाइम पर जो इन्फेक्शन हम दूसरों को दे सकते हैं वो पीरियड क्या कहलाएगा, इंक्यूबेटरी करियर। दूसरा आता है कन्वर्जेंट कैरियर्स। तो इसमें ऐसे लोग आएंगे जो किसी इलनेस से रिकवर्ड हो गए हैं, बट उनमें वो क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि वो दूसरों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं। कौन से कन्वर्जेंट कैरियर्स आर दोज हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम देयर इलनेस बट रिमेन कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग टू अदर। सेम थिंग कि जो लोग रिकवर हो गए हैं किसी इलनेस को लेके, इन्फेक्टिव इलनेस को लेके, बट वो किसी दूसरे में इतनी क्षमता रखते हैं कि वो इन्फेक्शन किसी दूसरे में ट्रांसमिट कर सकते हैं। थर्ड आता है हेल्दी कैरियर, जिसको हम असिम्टोमेटिक कैरियर्स के नाम से भी जानेंगे। हेल्दी कैरियर नेवर एग्जिबिट साइन और सिम्टम्स ऑफ द डिसीज येट आर कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग अदर। हेल्दी कैरियर में ऐसे लोग आएंगे जिनको जो डिसीज का जो पॉजिटिव एजेंट है बॉडी में एंटर हुआ, बट साइन सिम्टम्स शो ही नहीं हुए हैं, बट उनकी बॉडी इतनी कैपेबिलिटी रखती है कि जो इन्फेक्टिव एजेंट है वो किसी दूसरों में ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके के लोग क्या कहलाएंगे, असिम्टोमेटिक करियर या फिर हेल्दी करियर, जो कि कोविड में बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है। अभी रिसेंट में बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीज में होता है, बट कोविड में कुछ कन्वर्जेंट कैरियर्स भी हैं, कुछ इंक्यूबेटरी कैरियर्स भी हैं, कुछ हेल्दी कैरियर भी है। क्वेश्चन आई होप आपको समझना बिल्कुल भी कठिन ना हो कि इंक्यूबेटरी में जिनका इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, मीन्स साइन सिम्टम शो हुए उसी टाइम पर किसी दूसरों में इलनेस ट्रांसमिट कर सकते हैं। कन्वर्जेंट में जिसको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है, रिकवरी स्टेज में रिकवर हो रहे हैं धीरे धीरे, आपका नेगेटिव टेस्ट है जो नेगेटिव आ गया है, बट आप इतनी क्षमता रखते हैं किसी दूसरों को कोविड कर सकते हैं। थर्ड आता है हेल्दी करियर और असिम्टोमेटिक कैरियर्स। तो इसमें ऐसे लोग आएंगे जो क्या हैं, खुद हेल्दी हैं, उनको इन्फेक्शन पॉजिटिव एजेंट एंटर हुआ बॉडी में, कुछ साइन सिम्टम्स तो नहीं हुए, बट वो दूसरों को इतनी क्षमता रखते हैं कि दूसरों को अपना इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो क्या होगा, हेल्दी करियर और असिम्टोमेटिक करियर। नेक्स्ट आता है सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ आइसबर्ग रिप्रेजेंट। तो जो आइसबर्ग में दो पोर्शन होते हैं, एक तो फ्लोटिंग टिप और दूसरा सबमर्ज्ड पोर्शन। तो सबमर्ज्ड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, जितने भी सब क्लिनिकल केस एंड अनडायग्नोस्ड केस हैं करियर्स हैं, सभी कहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे, सबमर्ज्ड पोर्शन में। फ्लोटिंग टिप ऐसी चीज़ें शो करेगा आइसबर्ग में, फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, जो चीज़ें डॉक्टर ने देखी, फिजिशियन ने नोट की, वो चीज़ें किस में आएंगी, फ्लोटिंग टिप में। और सबमर्ज्ड पोर्शन में जितने भी सब क्लिनिकल केस अनडायग्नोस्ड केस हैं करियर्स हैं जो इसमें आएंगे। नेक्स्ट आता है द ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो वह ओसेल्टामिविर। क्या है, ओसेल्टामिविर। नेक्स्ट बेस्ट पोजीशन फॉर माउथ केयर इन अनकॉन्शियस पेशेंट। तो यदि कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोशी की हालत में है, तो उसको बेस्ट केयर जो माउथ है, ओरल केयर है, हम किस तरीके से देंगे, तो हमें दे सकते हैं लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करा के। इससे क्या होगा, लेटरल पोजीशन देने से कि जो पेशेंट का एस्प्रेशन, जो भी म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, माउथ से लार आ रही है, कुछ म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, वो एस्पिरेट नहीं हो पाएगा। तो ये बेस्ट मेथड रहेगी, लेटरल पोजीशन बेस्ट रहेगी अनकॉन्शियस पेशेंट की ओरल केयर के लिए। नेक्स्ट आता है कॉपर यूज्ड इन कॉपर टी एक्ट एज अ। तो कॉपर टी है जो, उसमें जो कॉपर यूज करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, MOA क्या है कॉपर टी में कॉपर का, तो वो स्पर्मिसाइडल, स्पर्म्स को मारने की क्षमता रखता है कॉपर टी में, यही इसका मेन यूज है। नेक्स्ट आता है ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो जो ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट है ये क्या डिटेक्ट करता है, फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन। क्या डिटेक्ट करता है, फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन इन द वाटर।
नेक्स्ट है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज प्राइमरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच वन। तो टेम्पररी परमानेंट नहीं, यहाँ पर टेम्पररी वाटर की जो हार्डनेस है किसकी प्रेजेंट के कारण रहेगी। यहाँ पर आंसर है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, या फिर हमें कह सकते हैं बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो प्राइमरी जो रीजन रहेगा टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर का वो क्या होगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स का प्रेजेंट होना वाटर में। नेक्स्ट आता है डिस्कार्डेड एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन आर थ्रोन इन विच बैग। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये नहीं आएगा तो बायोमेडिकल बेस्ड से आपको एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते जा रहे हैं। और जो भी लोग प्रीवियस CHO का पेपर लेना चाहते हैं या फिर आपको रिसेंट में जितने भी GMC और MPPB के एग्जाम हुए हैं तो उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्कार्डेड और एक्सपायर्ड जितनी भी मेडिसिन है उनको किस बैग में डिस्कार्ड किया जाता है, थ्रो किया जाता है, वो की जाती है ब्लैक बैग में। किसमें? ब्लैक बैग में। नेक्स्ट आता है हाउ मच ग्राम ऑफ क्लोरीन टैबलेट इज रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्ट 20 लीटर ऑफ वाटर। तो 20 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए कितनी क्लोरीन टैबलेट की ज़रूरत होगी? तो 0.5 ग्राम क्लोरीन टैबलेट की ज़रूरत होगी 20 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर एलिजिबल कपल्स आर दोज कपल्स हुज वाइफ इज इन द एज ग्रुप ऑफ। तो एलिजिबल कपल और फर्टाइल कपल कब माने जाते हैं? एज ग्रुप पूछा है यहाँ पर, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्टाइल ग्रुप या फिर एलिजिबल कपल, ऐसे कपल को कहा जाता है जिनकी एज 15 to 45 ईयर्स, तो 15 से 45 साल तक, क्योंकि इस टाइम पीरियड के जो लोग हैं इनकी फर्टिलिटी रेट है जो फर्टाइल पीरियड रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। आफ्टर 45 to 50 ईयर्स में क्या स्टार्ट हो जाता है? मेनोपॉज की कंडीशन हो जाती है। तो वुमन में या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि एलिजिबल कपल किस एज ग्रुप के लोग कहलाएंगे? तो होंगे 15 से 45 साल तक। नेक्स्ट इज डिनोमिनेटर इन क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? वो मिड ईयर पॉपुलेशन। और क्रूड बर्थ रेट के लिए एक फिक्स डेट रखी गई है जिसमें मिड ईयर पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। वो डेट क्या है? तो वो 1 जुलाई। हम हर साल जो क्रूड बर्थ रेट की काउंटिंग स्टार्ट की जाती है, कहाँ से की जाती है? मिड ईयर पॉपुलेशन से। और ये कब होती है? 1 जुलाई। नेक्स्ट है WHO एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। हम हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को। तो ये आपको याद रखना है। WHO की स्थापना कब हुई? 1948 में। नेक्स्ट रेड क्रॉस सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हेनरी डोनेंट ने की थी। यदि इंडिया में रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी हेनरी डोनेंट ने। और रेड क्रॉस सोसाइटी का जो काम है, एम है, वो क्या रहता है? होता है मेडिकेशन सप्लाई एंड ह्यूमैनिटेरियन। यदि अलग अलग जगह कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, आपदाएं आती हैं, तो उस टाइम पर भी रेड क्रॉस सोसाइटी हेल्प करती है। तो क्या हो गया? इसके जो इस्टेब्लिश्ड किसने की? हेनरी डोनेंट ने 1920 में। नेक्स्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ वुमेन इज। वुमेन में जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज की जाएंगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो क्या होंगे? लेवोनोजेस्ट्रोल पिल्स। क्या होंगे? जो विद इन 72 आवर के यूज़ की जाती हैं आफ्टर, बिना किसी तरीके की जो मेथड यूज़ किए बिना, फैमिली प्लानिंग मेथड और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किए बिना विद इन 72 आवर के अंदर है जो ये टैबलेट ले लेनी है, जो मार्केट में आईपिल के नाम से प्रेजेंट रहती हैं अभी रिसेंट में। नेक्स्ट यहाँ पर कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? तो ये कॉन्डोम। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस फॉर लैक्टेटिंग और ब्रेस्ट फीडिंग मदर। 5 नंबर का आपका फैमिली प्लानिंग में से आना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में से आने वाला है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस जो कि लैक्टेटिंग मदर है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उनके लिए। तो आंसर होगा मिनी पिल्स। जो मिनी पिल्स रहती हैं वो बेस्ट चॉइस रहेगी। जो जितनी भी लैक्टेटिंग मदर हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो अपने बेबीज़ को फीड कराती हैं, तो क्या है वो? मिनी पिल्स। और एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पर बनता है कि जिन भी लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है उनके लिए बेस्ट मेथड क्या होगी कॉन्ट्रासेप्शन की? तो वो होगी कॉन्डोम और डायफ्राम। नेक्स्ट है यहाँ पर MTP एक्ट केम इन फोर्स इन विच ईयर। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है
जिसमें 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। तो ये एक्ट कब आया था? आया था 1971 में, 1971 में। नेक्स्ट है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय। तो ये एग्जाम में आपको आ सकता है कि जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो है कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो कैलकुलेट किया जाएगा मैटरनल डेथ डिवाइडेड बाय 1 लाख लाइव बर्थ। मैटरनल डेथ है जो कितनी उनको डिवाइड करना है कितनी? 1 लाख लाइव बर्थ से। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो ये कैलकुलेट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अंडर एमसीएच प्रोग्राम आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट टू बी गिवन डेली टू मदर है। तो एमसीएच प्रोग्राम के तहत जो भी आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती हैं डेली एक प्रेग्नेंट वुमेन को, तो कितनी एक मदर को जो लैक्टेटिंग मदर है कितनी दी जाएंगी? ऑप्शन में यहाँ पर आंसर है डायरेक्ट 100 ग्राम आयरन एंड 500 mcg फॉलिक एसिड। तो आयरन फॉलिक एसिड की कितनी टैबलेट दी जाएंगी एमसीएच प्रोग्राम के तहत किसी भी मदर को? तो 100 ग्राम आयरन होगा, 500 mcg फॉलिक एसिड। नेक्स्ट इरेशनल फियर रिलेटेड टू क्लोज्ड स्पेस इज कॉल्ड। तो अचानक से डर लगना किसी बंद जगह में तो क्या कहलाएगा? क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है अब जो क्वेश्चन रहेंगे वो स्पेशली गायनेकोलॉजी के रहने वाले हैं, क्योंकि जो भी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़े कम्युनिटी के क्वेश्चन मिक्स हो गए थे। तो यहाँ पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है वुमेन में? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, लास्ट है पेरिनियम। तो ये सभी क्या होगा? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। फिर आते हैं इंटरनल। तो इंटरनल में वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। क्या है? वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब। ये सभी क्या होगा? इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। नेक्स्ट लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब की नॉर्मल लेंथ होती है वो कितनी होती है 10 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। यदि अम्बिलाइकल कॉर्ड की लेंथ पूछते हैं तो 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया का मतलब क्या? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। जब पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम पर एब्डोमिनल पेन होना, क्रैम्प्स आना, थाई में पेन होना, बैक में पेन होना, ये सभी क्या है? डिस्मेनोरिया के सिम्टम हैं जो शो होते हैं। तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को क्या कहा जाता है? डिस्मेनोरिया। एमनोरिया का मतलब होगा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जो एमनोरिया की कंडीशन इसका मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट है मेनोपॉज। तो मेनोपॉज का मतलब होता है सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जो मेंसेस हैं, पीरियड्स आते हैं महिलाओं में, वो जनरली 45 ईयर के बाद किसी किसी में स्टॉप होने लगते हैं, तो वो सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या कहलाता है? मेनोपॉज। नेक्स्ट है मोस्ट सुटेबल पेल्विस फॉर नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए जो मोस्ट सुटेबल पेल्विस है वो क्या है? गायनेकॉइड पेल्विस। क्या है वो? गायनेकॉइड पेल्विस। नेक्स्ट है लाई। लाई का मतलब यहाँ पर क्या है? झूठ बोलने वाला लाई नहीं है हमारा, गायनेकोलॉजी मिडवाइफरी का लाई है। रिफर्स टू द रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेंट्रलाइज्ड यूट्रस। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? ऐसा रिलेशनशिप जो कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस से लेके लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मैटरनल स्पाइन और यूट्रस तक रहेगा। क्या कहलाता है? लाई। मोस्ट कॉमन लाई क्या होता है? होता है लॉन्गिट्यूडनल लाई। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सा होता है? सिफेलिक और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट यहाँ पर हॉमन साइन। हॉमन साइन ऑल्सो कॉल्ड द डॉर्सीफ्लेक्सन साइन। और ये जनरली कब देखने को मिलेंगे? जब डीप वेन थ्रामोसिस की कंडीशन हो। तो पॉजिटिव हॉमन साइन क्या प्रेजेंट करेंगे? डीवीटी की कंडीशन को। डीप वेन थ्रामोसिस का एक क्लासिकल साइन क्या है? हॉमन साइन। पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए डॉक्टर एडवाइस करता है कि वॉक करते रहो। नेक्स्ट है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज को पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। कीगल एक्सरसाइज से क्या होता है? जो भी आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं क्या रहती हैं? स्ट्रॉन्ग बनी रहती हैं, इसीलिए ये कीगल एक्सरसाइज है जो परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है फीटस डेवलप आउटसाइड द यूट्रस। यूट्रस के बाहरी फीटल का डेवलपमेंट हो रहा है, वो प्रोग्रेस क्या कहलाएगी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और मोस्ट कॉमन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेवलप होती हैं कहाँ पर होती हैं? फैलोपियन ट्यूब में और यूट्राइन ट्यूब में मोस्ट कॉमनली
जो प्रेगनेंसी है स्पेशली एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो फैलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्राइन ट्यूब में डेवलपमेंट होता है इनका। नेक्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया के यहाँ पर टाइप भी दिए हुए हैं। व्हेन द प्लेसेंटा कवर्स द ओपनिंग इन द मदर सर्विक्स, तो प्लेसेंटा प्रीविया, प्री का मतलब पहले ही, तो मदर का जो सर्विक्स है, जो ओपनिंग है सर्विक्स की, उसको कवर कर लेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें फिर इसके टाइप आते हैं लो लाइंग, कंप्लीट, पार्शियल एंड मार्जिनल। तो लो लाइंग प्लेसेंटा का मतलब होगा, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होगा प्लेसेंटा इम्प्लांटेड इन द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस बट डज नॉट रीच द सर्वाइकल ओस। लो लाइंग प्लेसेंटा में क्या होगा, प्लेसेंटा क्या है, लोअर सेगमेंट यूट्रस तक पहुंचेगा लेकिन सर्वाइकल ओस तक नहीं पहुंच पाएगा। ये रहा लो इम्प्लांटेशन में। नेक्स्ट आता है कंप्लीट इम्प्लांटेशन और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। और सर्वाइकल ओपनिंग इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द प्लेसेंटा। कंप्लीट प्रीविया में है जो क्या होगा कि जो सर्वाइकल ओपनिंग है क्या रहेगी, प्लेसेंटा के द्वारा कम्प्लीटली कवर रहेगी। और फिर आता है पार्शियल। तो पार्शियल में सम ऑफ द सर्वाइकल ओपनिंग इज कवर्ड बाय द प्लेसेंटा। पार्शियल का मतलब होता है हाफ। तो इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा का कुछ पार्ट सर्वाइकल ओपनिंग को कवर करके रखेगा। लास्ट आता है मार्जिनल प्रीविया। मार्जिनल प्रीविया का मतलब होता है द प्लेसेंटा एक्सटेंड टू द एज ऑफ द सर्विक्स क्लोज बाय बट नॉट कवरिंग इट। मार्जिनल में क्या होगा कि प्लेसेंटा थोड़ा बहुत सर्विक्स एज के यहाँ से क्लोज करके रखेगा लेकिन पूरे तरीके से कवर नहीं होगा। तो ये चार टाइप थे, लो लाइंग, कंप्लीट, पार्शियल एंड मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है एब्रप्टू प्लेसेंटा। एब्रप्टू प्लेसेंटा का मतलब है यहाँ पर द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम इट्स साइट ऑफ इम्प्लांटेशन आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिलीवरी। 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद जो बेबी का जो प्लेसेंटा का सेपरेशन है वो होने लगे लेकिन जो डिलीवरी है उसके पहले ही, तो प्रोसेस क्या कहलाती है, एब्रप्टो प्लेसेंटा। नेक्स्ट पोस्टपार्टम हेमरेज और पीपीएच। पोस्टपार्टम हेमरेज कब कंसीडर किया जाता है, लॉस ऑफ ब्लड मोर देन 500 ml विद इन फर्स्ट 24 आवर आफ्टर द डिलीवरी। डिलीवरी होने के विद इन 24 घंटों के अंदर यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, पोस्टपार्टम हेमरेज। एंड इसके टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज और सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या होगा, आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा विद इन 24 आवर। तो प्राइमरी में क्या होगा कि प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होने के बाद से लेके विद इन 24 आवर तक जो ब्लीडिंग हो रही है, 500 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस हो रहा है, तो प्रोग्रेस क्या कहलाएगी, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। सेकेंडरी में वो आएगा आफ्टर 24 आवर टू 6 वीक। डिलीवरी के 24 घंटे बाद से लेके 6 वीक तक जो ब्लीडिंग होती है मोर देन 500 ml वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी पीपीएच। ट्रीटमेंट में इसके लिए बाय मैनुअल यूट्राइन मसाज दी जाती है, मिथार्जिन दी जाती है और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसके लिए, ऑक्सीटोसिन। पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो क्या है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है यहाँ पर 4 कॉज है, जो 4 TS टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है प्लेसेंट पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए। तो क्या है, टॉन, टिश्यू ट्रॉमा, थ्रोम्बिन। टॉन का मतलब यूट्राइन अटॉनी। जो मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट कॉज है पोस्टपार्टम हेमरेज का वो क्या है, यूट्राइन अटॉनी। दूसरा टिश्यू, टी रिप्रेजेंट द टिश्यू प्लेसेंटा, रिटेंड प्लेसेंटा और इन्वेजिव प्लेसेंटा। रिटेंड प्लेसेंटा का मतलब होता है बेबी एक्सपेल्ड आउट होने के बाद 30 मिनट तक यदि प्लेसेंटा एक्सपेल्ड नहीं होता है तो प्रोसेस क्या कहलाती है, रिटेंड प्लेसेंटा। देन बाय मसाज करके और मेडिकेशन दे के उस प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है। फिर आता है ट्रॉमा। तो एनी पार्ट ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट में कोई इंजरी हो गई हो, ट्रॉमा हो गई हो, इन्वर्टेड यूट्रस हो, तो क्या हो गया 30। फोर्थ आता है थ्रोम्बिन, कोआगुलोपैथी या फिर DIBC की कंडीशन हो, इवन थ्रोम्बोसिस की कंडीशन भी हो तो उस टाइम पर भी पोस्टपार्टम हेमरेज होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट, व्हेन यूट्रस रीच द लेवल ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो यूट्रस सिम्फाइसिस प्यूबिस तक कब पहुंचेगी, तो यूट्रस पहुंचेगी यहाँ तक 12 वीक की प्रेगनेंसी में, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। फिर आता है लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस तक। तो लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस तक यूट्रस 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचेगी। फिर आता है मिडवे
बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस तक तो कब आ जाएगी 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो वीक बाई वीक जो यूट्रस का जो डेवलपमेंट होता है वो यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट आता है नॉर्मल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी 280 डेज और 40 वीक्स। तो नॉर्मल पीरियड कितना होता है प्रेगनेंसी का 280 दिन या फिर 40 वीक और 40 वीक्स। नेक्स्ट है वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी किसको कहा गया है, लाइटनिंग को। और जनरली जो प्रीमिंग ग्रेविडा मदर्स होती है उनमें 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में शो होने लगता है, और जो सेकेंड टाइम मल्टी ग्रेविडा होती है इनमें जल्दी शो होने लगता है वेलकम साइन ऑफ लाइटनिंग। नेक्स्ट आता है HCG इज सीक्रेटेड बाय विच सेल। तो HCG जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, इसका सीक्रेशन कौन करता है, तो इसका सीक्रेशन किया जाता है सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स के द्वारा। HCG हार्मोन्स के कारण ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो पाती है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। HCG हार्मोन के ओवर प्रोडक्शन के कारण ही हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन होती है। हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग का होना। ये सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट है मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स। तो मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स आर सेबेसियस ग्लैंड दैट अपीयर एज स्मॉल बम्प अराउंड द डार्क एरिया ऑफ द निपल। तो जो निपल का डार्क एरिया है वहाँ पर बम्प लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर का बनना क्या कहलाएगा, मोंटेगोमरी ट्यूबरकल, और जो कि सेबेसियस ग्लैंड में बहुत ज़्यादा ऑयल सीक्रेट होने के कारण होने लगता है। नेक्स्ट आता है अम्बलाइकल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ। तो अम्बलाइकल कॉर्ड का दूसरा नाम क्या है, फ्यूनिस। और अम्बलाइकल कॉर्ड कंसिस्ट करती है 2 आर्टरी एंड 1 लार्ज अम्बलाइकल वेन। वेन होती है अम्बलाइकल वेन, इसका मेन काम क्या होता है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई फीटस को करवाना। और जो अम्बलाइकल आर्टरी होती है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेबी के अंदर उसको कैरी आउट करती हैं बाहर की तरफ। नेक्स्ट आता है फीटल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। जो फीटल मेम्ब्रेन है 2 लेयर होती हैं, एमनियोन एंड कोरियोन। तो कोरियोन है जो आउटर लेयर है और एमनियोन क्या है, इनर लेयर। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कोरियोन इज द आउटर लेयर एंड एमनियोन इज द इनर लेयर। नेक्स्ट है फंक्शनल क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवल। तो फोरामेन ओवल का फंक्शनल क्लोजर पूछा है, अकर सून आफ्टर द बर्थ, मतलब कि फोरामेन ओवल आफ्टर बर्थ के बाद काम करना बंद कर देता है, बट इसका जो एनाटॉमिकल इंटरनल क्लोजर होता है अराउंड 1 ईयर तक, 1 साल की एज तक फंक्शनल क्लोजर एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवल होगा। नेक्स्ट नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस वेटेज। यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं है तो उसके यूट्रस का वेट कितना होगा, 60 ग्राम। और टर्म यूट्रस होती है 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी की यूट्रस होती है, उसका वेट कितना होता है 900 से 1000 ग्राम, 900 to 1000 ग्राम। नेक्स्ट है क्राउन रम्प लेंथ इज असिस्ट डिवाइड। तो क्राउन रम्प लेंथ के लिए जो मोस्ट कॉमन फार्मूला या फिर टर्म यूज किया जाता है वो क्या है, फीटस लेंथ फ्रॉम वर्टेक्स टू द कोकेक्स। क्या है, फीटस लेंथ फ्रॉम वर्टेक्स टू द कोकेक्स, इट्स अ क्राउन रम्प लेंथ। नेक्स्ट आया था एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मलिटी यहाँ पर बताई गई है। एमनियोटिक फ्लूइड है जो नॉर्मल बिना किसी कलर के होता है, बट इसकी जो नेचुरलिटी है वो कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का। जब एबनॉर्मल कलर रहेगा एमनियोटिक फ्लूइड का, यदि ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है, दैट मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड में क्या है, मेकोनियम स्टैंड, जो बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है मेकोनियम, वो प्रेजेंट है। यदि गोल्डन कलर का है तो RH इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट है। ग्रीनिश येलो है तो पोस्ट मैच्योरिटी, बेबी आफ्टर 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद है जो डिलीवर हुआ है, तो कैसे रहेंगे उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीनिश येलो कलर का। हेमरेज है तो हेमरेज की रेड कलर का कब रहेगा, डार्क रेड कलर का तब कोई भी एक्सीडेंटल हेमरेज हुआ हो तब। और डार्क ब्राउन है मतलब कि इंट्रा यूट्राइन डेथ के कारण बेबी की इंटरनली डेथ हो गई है वोम में, तो इसलिए एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा, डार्क ब्राउन। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन। तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, एमनियोटॉमी। नेक्स्ट आता है परपीरियम पीरियड। परपीरियम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम फ्रॉम डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा थ्रू द फर्स्ट फ्यू वीक आफ्टर द डिलीवरी। तो बेबी के डिलीवर होने के बाद, प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद जो टाइम पीरियड कहलाता है वो क्या कहलाता है, पोस्ट पार्टम पीरियड, परपीरियम पीरियड। और परपीरियम पीरियड है जो जनरली 6 वीक्स तक का रहता है। यदि इसका ड्यूरेशन पूछते हैं परपीरियम पीरियड का तो कितना होगा, 6 वीक। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 4 एंटीनेटल विजिट शुड बी परफॉर्म्ड फॉर प्रेगनेंसी।
तो टोटल पूरी प्रेगनेंसी में कितनी विजिट करनी चाहिए डॉक्टर की, तो मैक्सिमम और मिनिमम है जो 4 विजिट एंटीनेटल विजिट करवानी चाहिए। नेक्स्ट आता है एंटीरियर फॉन्टेनल। तो एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज हो जाते हैं जनरली 18 महीने के बाद, आफ्टर बर्थ के 18 मंथ तक, और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल होते हैं 6 वीक आफ्टर द बर्थ से क्लोज होंगे। एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों याद रखना है, एग्जाम में आपको आ सकता है। नेक्स्ट है विच इज द गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन। तो गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन क्या है, प्रोलैक्टिन, और गैलेक्टोकाइनेटिक तो वो क्या है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट रिटेन्ड प्लेसेंटा। तो रिटेन्ड प्लेसेंटा से मतलब है प्लेसेंटा इज नॉट डिलीवर्ड विद इन 30 मिनट्स ऑफ द बेबीज बर्थ। बेबी की डिलीवरी हो गई, बेबी डिलीवर हो गया, बट उसके विद इन 30 मिनट तक भी यदि प्लेसेंटा डिलीवर नहीं होता है, एक्सपेल्ड आउट नहीं होता है, तो प्रोसेस क्या कहलाती है, रिटेन्ड प्लेसेंटा। और कुछ साइन दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, गॉडेल्स, चैडविक साइन, हैगर साइन, अलॉटमेंट, क्विकनिंग, ये बेसिक साइन है जो आपके एग्जाम में आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर विच ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू बेबी। मदर से बेबी में HIV ट्रांसमिशन, यदि कोई मदर पॉजिटिव है और उसको अपने बेबी को होने से रोकना है तो जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो क्या होगी, नेवेरापाइन। नेक्स्ट एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट पॉइजनिंग। तो यदि किसी को MgSO4 ओवरडोज हो गया हो, पॉइजनिंग हो गई हो, तो मेडिसिन देंगे एज एन एंटीडोट, वो क्या होगी, वो कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट बेसल बॉडी टेम्परेचर विल बी इन ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के टाइम पर जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 2 वीक्स, टोटल 42 वीक्स ऑफ EDD इज नोन एज। यदि अकॉर्डिंग टू EDD के जो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी है 2 वीक एक्स्ट्रा ही हो गए हैं, 40 वीक की प्रेगनेंसी होती है उससे 2 वीक और एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ऑप्शन में प्री टर्म प्रेगनेंसी, पोस्ट टर्म, प्रीसिपिटेट लेबर या फिर स्मॉल फॉर डेट। तो यहाँ पर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का मतलब होगा जो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 2 वीक्स और 42 वीक्स हो जाता है EDD के अकॉर्डिंग, तो क्या कहलाएगा, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। और प्री टर्म में क्या होगा, बिफोर 37 वीक की यदि डिलीवरी हो जाती है तो प्रेगनेंसी क्या कहलाएगी, प्री टर्म डिलीवरी। स्मॉल फॉर डेट में 10% जो बेबी का वेट रहेगा वो कम होगा। और जो प्रेसिपिटेट लेबर है इसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, इन दोनों का जो ड्यूरेशन है वो दोनों का ड्यूरेशन मिला के 2 आवर तक होता है, अप्रॉक्सीमेट 2 आवर तक। यदि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कितनी होती है, टोटल जो ड्यूरेशन है 2 घंटे का, तो कंडीशन क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेट लेबर। नेक्स्ट है EDD। तो EDD को कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट फार्मूला है वो क्या है, नेगल्स रूल। नेगल्स रूल के अकॉर्डिंग, और जो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है 280 दिन और 40 वीक का होता है। नेगल्स रूल के द्वारा आप कैसे एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी और EDD कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट डे और ऑफ योर LMP। तो जो आपके पीरियड्स स्टार्ट होने का पहला दिन है उसमें 7 दिन ऐड करेंगे, -3 मंथ ऐड करेंगे, प्लस 1 ईयर ऐड करेंगे, तो EDD कैलकुलेट होके बाहर आ जाएगी। यहाँ पे फॉर्मूला एक बार लगा के जरूर सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट विच सिम्टम इज डिफ्रेंशिएट प्री एक्लेम्सिया टू एक्लेम्सिया। कौन से सिम्टम है, दोनों है जो प्रेगनेंसी में होने वाली हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो कौन सा सिम्टम डिफ्रेंशिएट करेगा प्री एक्लेम्सिया को एक्लेम्सिया से, ऑप्शन में कन्वल्जन, हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया, एडिमा। तो जो सिम्टम डिफ्रेंशिएट करता है प्री एक्लेम्सिया को एक्लेम्सिया से वो क्या होगा, कन्वल्जन। प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया में सभी साइन सिम्टम सेम रहेंगे एक सिम्टम को छोड़कर, तो एक्लेम्सिया में कन्वल्जन्स आएंगे, फिट्स आएंगे, बट प्री एक्लेम्सिया में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑल और दी साइन एंड सिम्टम ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज एक्सेप्ट। सभी साइन सिम्टम है पोस्टपार्टम हेमरेज के किसी एक को छोड़कर, ऑप्शन में डिक्रीज्ड BP, इंक्रीज्ड BP, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। तो सभी साइन सिम्टम है पोस्टपार्टम हेमरेज के एक को छोड़कर, तो वो क्या होगा, इंक्रीज्ड द ब्लड प्रेशर, BP कभी भी नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है हाउ मच अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन कंटेंट बाय 1 टैबलेट ऑफ फेरस सल्फेट। तो जो एक टैबलेट रहती है फेरस सल्फेट की, इसमें एलिमेंटल आयरन कितना होता है, तो होता है 60 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन, 300 mg फेरस सल्फेट, हेपेटोहाइड्रेट है जो प्रेजेंट रहेगा। तो आपको ये 1 टैबलेट रहती है जो आयरन फॉलिक एसिड की, इसके पूरे कंपोनेंट दिए हुए हैं। यदि एलिमेंटल आयरन पूछते हैं तो 60 mg होगा, और ये कहाँ पर इसका जो सिंथेसाइज्ड रहेगा, तो कहाँ पर होता है, जनरली इलियम पार्ट में।
तो गाइस ये थे बेसिक क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर MPCHO एग्ज़ाम। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड बाय बाय।